रास्ता क्या है और कैसे हम उस पर चलें। तो आज हम उसी पर एक बार फिर से अपनी बातचीत रखते हैं। और ये जो आज हम लोग बातचीत जहाँ से शुरू भी हुई, सभी लोग जिस बात पर कर रहे थे, जो चर्चा चल रही थी, वो यही थी कि विचारों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। विचारों का, आदर्शों का क्या महत्व है, क्या किसी तरह से कोई महत्व है। और जिस तरह से ये संवाद है, जिस संवाद का नाम है सशक्तिकरण संवाद, तो क्या जो विचार होते हैं, क्या जो आदर्श होते हैं, हमारे को सशक्त बनाने में, सशक्त बनने में, मजबूत बनने में, हम लोग सशक्तिकरण को एक सीमित दायरे में देखने की आदत रखते हैं। हम सशक्तिकरण को बाहुबल से, शरीर से, या आर्थिक शक्ति से, या सामाजिक राजनीतिक शक्ति से ही देखते चले आए हैं। हम उसके जो अन्य मायने हैं, और मैं ऐसा कहूँ तो ज़्यादा ठीक होगा कि उसकी जो कोर है, जो उसका मूल तत्व है, उस तक नहीं पहुँचते। तो सशक्तिकरण का मूल तत्व मेरे विचार से और हमारे महापुरुषों के विचार से भी हमारे विचार और हमारे आदर्श होते हैं। हमारे भीतर के जो हमारे आदर्श होते हैं, वो हमें एक बेहतर व्यक्तित्व बनाते हैं, सशक्त व्यक्तित्व बनाते हैं। इसीलिए हमें जो विचारवान व्यक्ति हैं, आदर्शवान व्यक्ति हैं, वो मजबूत लगते हैं। जैसे आज हम सभी बाबा साहब की बात करते हैं, या किसी भी महापुरुष की जब भी हम बात करेंगे, तो उनकी बात हमें इसीलिए करनी होती है क्योंकि वो एक नियम, आदर्श का पालन करते हैं, आदर्शों का पालन करते हैं, अपने उन आदर्शों पर नियमित रूप से चलते हैं। तो आदर्श हमारे जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। हम चाहे शिक्षा हासिल करना चाहते हो, हम शिक्षित होकर कुछ बड़े आदमी, बड़े पद पर जाना चाहते हो, हम उद्यमी बनना चाहते हो, या धम्म के रास्ते पर चलना चाहते हो, इन तीनों ही स्थितियों में हमें आदर्शों की, विचारों की बेहद आवश्यकता पड़ती है। और क्योंकि अभी हम इस समय धम्म पर ज़्यादा फोकस करके बात कर रहे थे, तो मैं धम्म तक ही अपने को, उद्यम पर बात कर रहे थे कि हम उद्यमी यदि बनना चाहते हैं तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अन्य तमाम चीज़ों के अलावा, जो आप सभी को पता है, उसके अलावा हम सभी को आदर्शों की आवश्यकता पड़ेगी। हम सब यदि अपने से ये सोचें कि यदि हमें कुछ उद्यम करना है, कुछ जैसे हमारे आईएएस के विद्यार्थी हैं, तो यदि वो आईएएस बनना चाहते हैं या कुछ भी अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उनको हासिल करने में जो कमजोरी हैं, जो वीकनेस हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो क्या हैं, यदि हम उनको पहचानने की कोशिश करें तो हमें कई चीज़ें स्पष्ट होती हैं। मैं तथागत बुद्ध का जो दिखाया रास्ता है उसकी बात करना चाहता हूँ कि तथागत बुद्ध ने हमें ये बताया कि हमें अपने जीवन में समयक दृष्टि को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे जीवन में बहुत अंधेरा है, ठीक है, जिस ये अंधेरा विचारों का अंधेरा है। हम आंख होते हुए भी विचारहीन हैं। हम एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़े जा रहे हैं, बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि वो जो आगे चलने वाला व्यक्ति है वो हमें किस दिशा में ले जा रहा है। तो ये जो वो घोर घनघोर अंधेरा है, और इस घनघोर अंधेरे के भीतर हमने अपने आप को ये मान लिया है कि आगे कोई रास्ता नहीं है। बहुत बार हम अपने जीवन में निराश होने लगते हैं। तो ये जो निराशा है, जो हम सबके भीतर है, कम या ज़्यादा, हम कोई भी प्रयोजन करते हैं, हम कोई धंधा करना चाहते हैं, हम पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमारे सबसे पहले जो सामने आता है, जो समस्या आती है, वो हमारी निराशा है। हमारे भीतर जो गहरी भरी हुई निराशा है, हमारी निराशा का हिस्सा सबसे पहला, आईएएस बनने के लिए यदि हम तैयारी करेंगे तो सबसे पहली चीज़ कि नहीं यार, कहाँ, कोई बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, हम कहाँ कर पाएंगे, हमारी तो पढ़ाई कमज़ोर है, या हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं,
ये एग्जाम तो पैसे वाले लोग, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वही लोग कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम नकारात्मक विचार, ये तो कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। इसी प्रकार से उद्यम करते समय, उद्यम किसी व्यापार को करते समय भी हमें ऐसे ही विचार घेरते हैं, निराशा से भरे हुए। अभी हमने शुरुआत भी नहीं की है, संघर्ष की शुरुआत भी नहीं की होती, और ऐसे नकारात्मक विचार हमें घेर लेते हैं। और यही जो असमयक दृष्टि है, जो गलत तरीका है सोचने का, जिसमें हम अपने चारों तरफ केवल अंधकार ही माने बैठे हैं, वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण बाधा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और अपने इस आदर्श को यदि हम बदल लें तो निश्चित रूप से, चाहे हम शिक्षा के रास्ते पर चले या धम्म के रास्ते पर। दूसरी बात जो हम कर सकते हैं वो है संकल्प की। और अभी शायद हमारे साथी स्टूडेंट्स भी जब ये चर्चा को कर रहे थे तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि किस प्रकार से हमारा संकल्प, हमें लगता है कि हम कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं, हम ये काम नहीं कर पाए, और उसके लिए हम कभी ये नहीं महसूस कर पाते कि हमारे जो संकल्प की कमी वो कितनी महत्वपूर्ण है। हम कोई भी चीज थोड़ी देर के लिए करना, ये एक मानवीय इच्छा है, मानवीय कमजोरी है कि वो किसी भी चीज के लिए थोड़ी देर के लिए लालायित होता है। हम करना अपने जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, परंतु उसके लिए जो संकल्प की आवश्यकता है वो कहीं हमारे भीतर गायब है। तो जब हम इस संकल्प के रास्ते पर, समयक संकल्प के रास्ते पर, ऐसा संकल्प जो सही हो, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, है ना, तो ऐसे संकल्प की हमारी आवश्यकता। और इस संकल्प में जो सफलता से ज्यादा कार्य के लिए जो हम कर रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य, जो हमारा प्रयोजन है, उसके लिए जो प्रयास है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने क्या सफलता हासिल की, कि हम कहाँ तक पहुंचे। ये महत्वपूर्ण है कि हमने उसके लिए कितना प्रयास किया, समयक प्रयास, सही प्रयास किया या नहीं किया। इसी तरीके से समयक वाणी, हम लोग अपनी वाणी को बहुत जल्दी कमजोर कर लेते हैं। एक दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, थोड़ी सी अगर हम किसी भी व्यक्ति के साथ असहमत हैं या उसकी बात से असहमत है या किसी भी कारण से हमें वो अच्छा ना लगे, तो हम तुरंत एक दूसरे की निंदा करना, उसकी बुराई करना, चुगली करना, एक दूसरे के बारे में हम इस ओर तुरंत चल पड़ते हैं। समयक कर्म, ठीक है, हम कर्म के सिद्धांत में कम विश्वास करते हैं, हम भाग्य के सिद्धांत में बहुत विश्वास करते हैं। हम चाहे कुछ भी बोले, ये जो भाग्य शब्द है हमारे आसपास इतनी बुरी तरह घिरा हुआ है, हर बात में हम ये मानते हैं हमारा भाग्य खराब है, आप बहुत भाग्यशाली हो, ये मेरा दुर्भाग्य है, ये आपका सौभाग्य है। हर बात में, ठीक, कोई सफल हो जाता है तो हम सफल होने पर ये नहीं बोलते कि आपने बहुत संकल्प से, बड़े कर्म के साथ अच्छे कर्म किए, कुशल कर्म किए, इसलिए आप सफल हुए। नहीं, हम ये बोलते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हो, आप भाग्यवान बने रहो। तो हम जो भाग्य है, जो केवल एक भाग्य, जो एक मिथ्या है, ठीक है, एक सिद्ध, एक मिथ्या, एक केवल जो हमारे मानस का एक चित्रण है, उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। परंतु कर्म पर, जो हमारे हाथों में है, जो हमारे खुद के कंट्रोल में है, उस पर हम विश्वास नहीं रखते। हम कर्म पर, हम कर्म प्रधान नहीं हैं, हम भाग्य प्रधान हैं। हम भाग्य को ज्यादा प्रधानता देते हैं, इसीलिए अधिकांशतः हम बस बैठे रहना पसंद करते हैं। यदि मेरे भाग्य में होगा तो मुझे ये चीज मिल जाएगी, ठीक है, ये कहते हुए हम लोग थकते नहीं है। या इसका उल्टा भी कहते हैं कि भाई ये हमारे भाग्य में चीज थी ही नहीं, जबकि भाग्य जैसी कोई चीज नहीं है। यदि हम समुचित प्रयास करें तो निश्चित रूप से उस बात के होने की संभावना कहीं ज्यादा हो जाती है।
तरीके के और आदर्श उन्होंने हमें दिए हैं कि हमें एक ऐसी समयक आजीविका का अनुपालन करना चाहिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था, हमें काम करना चाहिए, जीविका कमानी चाहिए, पर ऐसी जीविका जो सबके हित में हो, जो सबको साथ लेके चलने वाली हो। समयक व्यायाम, समयक प्रयास करना, निरंतर प्रयास करना, बराबर प्रयास करना, ये एक आवश्यकता है। समयक स्मृति और समयक समाधि, हम स्मृति, अपनी बुद्धिमत्ता को उस ओर ले जाएं जहां पर हमारे विचार ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक हो, समयक बने, सही दिशा में जाने वाली विचार हम उनको अपने भीतर लेकर आए। तो और सम्यक समाधि, जिसमें हम अपने भीतर से जो बाधाएं हैं, 5 बाधाएं हैं, लोभ, अनिश्चय, संदेह, बैर की बाधा और आलस्य की बाधा, इनको अपने भीतर से निकाल दें। तो इन 8 आदर्शों की तथागत बात करते हैं। उनका जो अष्टांगिक मार्ग है वो ये 8 शब्द हैं। और ये 8 शब्द कुछ भी नहीं है, अगर हम इन्हें दूसरे तरीके से देखें तो जीवन के आदर्श हैं। और यदि आज हमारा जीवन हम लोग किसी के भी लिए देखें, हम अपने ऊपर ही नहीं सभी के प्रति देखें, तो हमारे जीवन में ये आदर्श कहीं कम पड़ रहे हैं। हम इन आदर्शों पर, इन विचारों पर चलने में सफल नहीं हैं। हम कहीं ना कहीं इन विचारों के, इन आदर्शों के रास्ते पर चलते हुए अपने को कमजोर पाते हैं। जो तथागत के विचार हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि तथागत को, बुद्ध धम्म को अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो मुझे बहुत सरल दिखाई देता है। हाँ, उस पर चलना थोड़ा मुश्किल है, चलने में कठिनाई है, क्योंकि चलने में हमें आज की जो चल रही धारा है उससे विपरीत चलना होगा। हम जो तथागत का धम्म है वो हमें सिखाता है हिंसा ना करना। यहाँ आज के समय में हिंसा करना बेहद आवश्यक है। हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से हिंसा करने के लिए आतुर है। शारीरिक हिंसा, वैचारिक हिंसा, बोलने की हिंसा, वाणी की हिंसा, हर प्रकार की हिंसा, गाली गलौज करना आज हमारी शायद नेशनल हॉबी बन चुकी है। एक दूसरे की बुराई करना, गैर नकारात्मक विचारों का प्रसार करना। हमारा व्हाट्सएप हम देखें या कोई भी साधन देखें तो उसमें अधिकांशतः हम नकारात्मक विचारों का ही प्रसारण कर रहे होते हैं। तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। चोरी ना करना, जो दूसरे की चीज है उसे अपना बना लेना, ये हमारी एक समस्या है। यदि हम इन आदर्शों का पालन नहीं करेंगे तो ना हम शिक्षा हासिल कर सकते हैं, ना हम उद्यम के रास्ते पर चल सकते हैं। नशा ना करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना, तो ये सब आदर्श हैं, ये सब विचार हैं जो तथागत ने और बाबा साहब ने हम सबको दिए हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हम इन आदर्शों पर चलें। यदि हम अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो उन इन आदर्शों पर चले बिना हमारे लिए वो हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि अभी बात हमारी चली थी 22 प्रतिज्ञाओं की, तो मैं केवल 22 प्रतिज्ञाओं पर बोलकर अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। और मैं केवल एक बात बोलूंगा कि मैं 22 प्रतिज्ञाओं के प्रति थोड़ा सा व्याकुल रहता हूँ, थोड़ा सा असहज महसूस करता हूँ कि हमारे समाज में जब हम 22 प्रतिज्ञाओं की, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की बात आती है, तो हम उन पहली 5-6 प्रतिज्ञाओं को पढ़कर ही रुक जाते हैं, जहाँ पर बात है कि मैं फला फला देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, ये चीजें नहीं मानूंगा। परंतु जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है, उनके और बहुत से हिस्से हैं जिनके प्रति हम बात नहीं करते, जिनके बारे में अधिकांश मीटिंग्स में बात नहीं होती है। ज्यादातर हमारा जो ध्येय रहता है, धम्म का ध्येय, जब भी धम्म की बात होती है तो धम्म की बात केवल किसी एक अमुक धर्म के विरोध तक ही सीमित हो जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ पाती है।
परंतु बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं इससे कहीं बड़ी हैं। मैं उनको चाहूंगा कि हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो पहली प्रतिज्ञा, 7वीं प्रतिज्ञा में, 6ठी प्रतिज्ञा तक तो शायद हमारे साथी लोग बोल चुके हैं उनके सार के तौर पर। तो 7वीं प्रतिज्ञा में वो बोलते हैं कि मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि हम में से बहुत लोग, बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों से परिचित नहीं हैं। हम आज भी बुद्ध के जो मैंने ऊपर बात की, आष्टांगिक मार्ग की बात की, शायद इस आष्टांगिक मार्ग से भी हमारे अधिकांश साथी परिचित नहीं है। तो यदि हम इससे परिचित नहीं है, हमने जो नकारात्मक बातें हैं 22 प्रतिज्ञाओं की, जो नेगेटिव स्टेटमेंट है, जो रिलेटिवली करने में आसान है कि आप इन मूर्तियों को निकाल के फेंक दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ये सरल है। परंतु ये जिस रास्ते पर चलने की बातें हैं कि हम सिद्धांतों पर चलेंगे और उपदेशों का पालन करेंगे। मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी हमारे समाज के भीतर भी समानता नहीं है, चाहे वो महिला पुरुष की असमानता है, गरीब अमीर की असमानता है, क्षेत्रवार असमानता है। ये हमारे समाज, जो दलित समाज है, उसके भीतर भी ये असमानता, लिंग के आधार पर औरत आदमी की जो असमानता है, वो बिल्कुल स्थापित है। मैं समानता को स्थापित करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हमें समानता लानी है और उसके लिए कोशिश करनी होगी। परंतु ऐसे प्रयास, समानता को लाने वाले प्रयास हमें कम दिखाई देते हैं। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। जिन 8 चीजों की बात मैंने की, उनका पालन करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित 10 परिमिताओं का पालन करूंगा। शायद हम में से बहुत लोग उन 10 परिमिताओं को जान भी नहीं रहे होंगे। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। हमें करुणा, सभी के प्रति करुणा रखनी है। मैं चोरी नहीं करूंगा। चोरी नहीं करूंगा का मतलब बहुत साधारण शब्दों में, तथागत के शब्दों में ही देख करें तो चोरी ना करने का मतलब है किसी दूसरे की चीज को ले लेना। जो चीज मेरी ना हो उसको मैं दूसरे की चीज को किसी भी किसी भी अनैतिक तरीके से ले लूं, बिना उसकी इजाजत के इस्तेमाल करूं, ले लूं, वो चोरी करना है। और ऐसा करने में हम बहुत बार परहेज नहीं करते। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। आष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा। सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है। अब ये जो सवाल है कि किस प्रकार ये हानिकारक है, ये सवाल आज भी हमारा अनआंसर्ड है। आज भी हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं। कैसे ये जो जिस धर्म की बात हो रही है ये असमानता पर आधारित है, ये हमें समझना होगा। इस पर हमें स्थापित करना पड़ेगा कि ये समानता क्या है। मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूं इस धर्म परिवर्तन के कारण। मैं गंभीरता और दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों एवं शिक्षाओं और उनके धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। तो मैं ये अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा, अपनी आज की डिस्कशन को, कि हमें जो विचार है, जो तथागत के, बाबा साहब के विचार हैं, उनको जानना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए और उनको आत्मसात करना होगा। यदि हम बेहतर अपने जीवन को, और ये किसी और के लिए नहीं, ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इस अष्टांगिक मार्ग पर चलने से हम किसी प्रकार का कोई परोपकार नहीं करेंगे,
किसी और का भला नहीं करेंगे, केवल अपना ही भला करेंगे, अपनी मुक्ति का, अपने दुख के निवारण का साधन ढूंढेंगे। हमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के मार्ग पर जब हम चलेंगे तो हम किसी पर परोपकार नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपने लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, खुद को मुक्त करने के लिए कर रहे हैं। तो इस रास्ते पर हम सब लोग चलते हैं, इन आदर्शों का पालन करते हैं। बाबा साहब को जो आदर्श हैं उनको फैलाने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। दीपक, आप आगे कार्यक्रम को चला सकते हैं। अगर आवाज ब्रेक हो रही है। जी, मैं आपसे अभी की आवाज। हेलो। हाँ सर, दीपक जी, हमारे दीपक जी राकेश आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, राकेश सर को मैं आगे स्थानांतरित करता हूँ, अपने विचार प्रकट करें हमारे समक्ष। राकेश सर। राकेश भास्कर, राकेश भास्कर। राकेश भास्कर जी, आप अपने विचार को रखें। राकेश भास्कर जी, आप सुन पा रहे हैं हम लोग को? जी सर, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय नमो भीम। बुद्धाय। सर, पिछले संडे को हम बोले थे कि जो है कि हम तैयारी करेंगे कुछ भाषण वगैरह, लेकिन चुनाव के माहौल में तैयारी नहीं कर पाए, इसलिए माफी चाहता हूँ। अगले संडे को किसी भी परिस्थिति में हम ज्वाइनिंग करके कम से कम आधे घंटे तक अपना विचार करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। सर मैं हेलो। हाँ सर। सर से मैं थोड़ा सा एक प्रश्न था जो मन में हमेशा से ये आता है, और मैं इसके लिए चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस पे संक्षिप्त प्रकाश डालें सर। हाँ सर, बताइए। क्या हमारे सर प्रवीण सर, आप हमें सुन पा रहे हैं सर? सुन रहा हूँ दीपक, मैं आप अपनी बात रखें, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी बात को। हाँ हाँ। जैसा कि बाबा साहब ने अपनी 22वीं प्रतिज्ञा में 13वें नंबर पे जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी कि मैं सभी प्राणियों के प्रति दया और प्यार और सहानुभूति रखूंगा, ऐसा कर उन्होंने कहा था। मुझे एक हमेशा से वो मन में रहता है कि क्या हमको ये जो मांस है उसका सेवन करना चाहिए, मांस का सेवन करना ये चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी। जो अच्छा। मतलब इसमें हम एक कदम और बाबा साहब से पीछे चले जाते हैं, तथागत बुद्ध तक पहुंचते हैं और तथागत बुद्ध के जीवन से इस सवाल का उत्तर लेने की कोशिश करते हैं कि हमें मांस लेना चाहिए या मांस नहीं लेना चाहिए। तथागत बुद्ध का जो पहली पंचशील है वो कहते हैं कि हमें किसी को हताहत नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। और जो भोज्य पदार्थ हैं, जो खाने की वस्तुएं हैं, इनको दो श्रेणियों में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे भोज्य पदार्थ हम जब साइंस में या बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं तो हम दो प्रकार के भोज्य पदार्थ खाते हैं। या तो हम जो प्लांट ओरिजिन के भोज्य पदार्थ हैं उन्हें कंज्यूम करते हैं, या एनिमल ओरिजिन के भोज्य पदार्थ कंज्यूम करते हैं। और दोनों ही तरीके के अगर भोज्य पदार्थों की बात करें तो दोनों ही जीव हैं। ठीक है, ये हमारी भूल है कि यदि हम ऐसा सोचें कि एनिमल ओरिजिन के जीवों में ही प्राण होते हैं और जो नॉन एनिमल ओरिजिन जैसे प्लांट ओरिजिन है उनमें जीवन नहीं होता है, तो ये एक भारी भूल है। ये आज के समय स्थापित भी होती है।
तो जो तथागत का पूरा फोकस था, उन्होंने इस बात को कहा है। और अगर ये रेफरेंस आपको चाहिए तो मैं आपको इसका रेफरेंस भी भेज दूंगा। वहां पर बिल्कुल क्लियरली बाबा साहब ने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि तथागत की शिक्षाओं में कहीं भी मांस के कंजम्पशन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने उल्टा कहा है कि जो मांस है, कि ऐसे बहुत से कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते थे उस समय भी कि यह मांस का भोजन जो है गलत है। तो उसको उन्होंने सही बताया है। और यदि हम तथागत के जीवन में देखें तो वो अपने जीवन में खुद भी मांस का भोजन करते रहते थे। और अंत समय में भी जो उनकी जिस खाने से वो बीमार हुए, तो वो सूकर मांस था जो उनको दिया गया था। और उनके अनुसार कि हर एक जो भिक्षु है उसको दिए गए भोजन को स्वीकार करना चाहिए। तो मांस के प्रति बाद के समय में बुद्ध धर्म में थोड़ी सी बदलाव आए, परंतु उसको अगर 2 पॉइंट से देखें, आज के समय में भी और उनके खुद के समय में भी, उन्होंने ये बोला है कि जो गलत काम है, जो गलत चीजें हैं, उन्हें करना किसी मांस के कंजम्पशन से कहीं ज्यादा बुरा है। ये कहा गया है कि जो मांस है वो आपके लिए नहीं काटा गया हो, इस तरीके की शायद एक इंटरप्रिटेशन है। पर इस इंटरप्रिटेशन को लेकर अलग अलग मत हैं। जो बुद्धिस्ट कई विचारधाराएं हैं, पर तब बाबा साहब ने क्लियरली इस बात को कहा है कि मांस का कंजम्पशन, मीट खाना कहीं भी गैर बुद्धिस्ट नहीं है। इसका रेफरेंस मैं आपको अलग से पर्सनल लेवल पर शेयर कर दूंगा। जी जी जी, धन्यवाद सर। मैं आज अभी रुख करना चाहूंगा उमेश सर के तरफ, सॉरी भीम सर के तरफ, कि वो अपने विचार को रखें। जी थैंक यू दीपक जी। जैसा जैसा कि साथियों आज बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की चर्चा हो रही है, मैं उस पर थोड़े से अपने विचार रखना चाहूंगा 2 मिनट में। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, जिन बुजुर्गों के वारिस मजबूत होते हैं उनके बड़े बड़े स्मारक बन जाते हैं, और जिन महापुरुषों के वारिस कमजोर होते हैं उनकी उच्च विचारधारा दबा दी जाती है, नष्ट कर दी जाती है। हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा आज हमारे कंधों पे है, क्योंकि आज हम उनके वारिस हैं। अगर हम कमजोर रहेंगे तो हमारे महापुरुषों के जो उच्च विचार है, जो सही विचार है, वो खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इन विचारों को आगे लाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है, सभी की बनती है साथियों। आज 22 प्रतिज्ञाओं की चर्चा हो रही थी। ये 22 प्रतिज्ञाएं केवल बाबा साहब ने नहीं दी, बल्कि हमारे महापुरुषों ने भी इनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया था। बाबा साहब से पहले भी किया था। संत कबीर जी ने कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश कहिए, इन सर लागी कही, इनके भरोसे कोई ना रहियो, इन्होंने मुक्ति ना पाई। साथियों ये बाबा साहब की प्रतिज्ञा से संबंधित है। संत रविदास जी ने कहा था कि हमारे भगवान जी दशरथ को सुत नाही, हमारा भगवान हम में बसे इन्ना उन्ना नहीं। हमारे संत महात्माओं ने कहा कि जीवत पितर पूछे ना कोई। हमने छठी प्रतिज्ञा ली थी ना कि मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, ना कभी पुण्यदान करूंगा। इस पर हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जीवत पितर पूछे ना कोई, मुए श्राद्ध कराई, पितर बेचारे क्या करे, कोवे कुत्ते खाई। हम जब जीवत महापुरुष हमारे बुजुर्ग होते हैं, हम उनको तो पूछते भी नहीं है, पानी तक नहीं पूछते हैं, बल्कि मरने के बाद हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, ये हमारे महापुरुषों ने हमें बताया है। संत रविदास जी ने कहा है, रविदास ना ब्राह्मण पूजियो जो होवे गुणहीन, पूजे पाओ चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। ये उस प्रतिज्ञा से संबंधित है जो 8वीं प्रतिज्ञा थी कि मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। साथियों हमारे महापुरुषों ने कहा है कि ऐसा जो समानता की विचारधारा के लिए प्रतिज्ञा थी 10वीं, कि मैं समानता के लिए आजीवन प्रयास करूंगा। उस पर हमारे महापुरुषों ने कहा है, ऐसा राज चाहूं मैं जहां मिले सभी को अन्न, ऐसा राज चाहूं मैं जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम भयो रहे रविदास प्रसन्न। साथियों हमारी जो 13वीं प्रतिज्ञा थी कि मैं बाबा साहब ने ली थी कि मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा, उस पे
तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि पानाति पता वेरमणि सिक्खा पदम समादयामी। अगली प्रतिज्ञा थी कि अदिन दाना वेरमणि सिक्खा पदम समादयामी, कि मैं उससे आगे है कामिसु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदम समादयामी। उससे अगली प्रतिज्ञा है कि मुसावादा वेरमणि सिक्खा पदम समादयामी। उससे आगे बोला है सुरा मेरे मज्जे पमद ठाना वेरमणि सिक्खा पदम समादयामी, कि मैं इनका मतलब है कि मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा, उनका लालन पालन करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं काम वासना से दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। उसके बाद जो अगली मैंने बोला था कि मैं चुगली चपाटी अन्य मिथ्या वचनों से दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। और जो मैंने सुरा मेरे मज्जे बोला था उसका मतलब है कि मैं कच्ची पक्की शराब यानी नशा से दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। संत महात्माओं ने इसी प्रतिज्ञा में मतलब इन प्रतिज्ञाओं में ही एक शब्द और बोला था कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने हित के काज, परमार्थी करने मोह आवे ना लाज। साथियों, हम भले ही अपने लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, मगर अपने समाज के लिए, अपने समाज के हित के लिए, सही विचारों के लिए अगर हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है तो कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। अपने विचार देने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, सही विचारों का आदान प्रदान हमें करते रहना चाहिए। साथियों, आज हमारे जो विचारधारा है उसको दबाने का भरपूर प्रयास किया जाता है। अन्य लोग तो करते ही हैं, अपने भी बहुत करते हैं। उन विचारों को मरने नहीं देना है, उनको जिंदा रखने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। इन सदकर्मों को हम मतलब इस सही विचारों को आगे हम बढ़ाते रहें। ये इतना ही मैं बोलना चाह रहा था। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। दीपक जी, आप कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये जो जिस लिए संवाद हम लोग करते हैं ये किसी व्यक्ति विशेष से उसे नीचा और ऊपर दिखाने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे सर मैं जैसा अनुभव करता हूँ कि अगर हम किसी विशेष समाज या जाति से जुड़े हुए हों तो हमारे अंदर एक मानसिकता बन गई है कि अगला जो व्यक्ति है और वो किसी विशेष समाज और विशेष जाति से जुड़ा है तो वो उससे हमें क्या करना है, एक तरह का दुराव रखना है। तो हमें व्यक्ति से दुराव नहीं रखना है, हमें विचारधाराओं से दुराव रखना है। अगर कोई अमुक जाति का या धर्म का होते हुए अगर वो मार्ग सबकी समानता की बात करता है और वास्तविक समानता की बात करता है तो हमें कोई उससे, चाहे वो किसी भी धर्म और विशेष जाति से संबंध रखता हो, हमें उसकी विचारधाराओं को समझना है, सुनना है। लेकिन हाँ, उसके पीछे वास्तविक उद्देश्य हो कि वो समानता की बात करता हो। तो यहाँ पे एक विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा को सशक्त करना है हम सबको एक साथ मिलकर। किसी धर्म और किसी जाति विशेष पे हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। और सबसे एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करना है। खुद को ऊपर उठाने की कोशिश मतलब कि खुद को ऊपर उठाना यानी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, स्वयं को इतना ऊपर उठाना है कि इससे हमें क्या हो, एक समाज में समानता की भाव से हमें लोग देखें। और उस समानता की भाव से तभी हमें लोग देखेंगे जब हम इस तरह के जो प्रतिज्ञाएं हैं या बुद्ध ने जो हमें मार्ग दिखाया है उस पे हम चलने का प्रयत्न करें। केवल बातों से नहीं होगा, वास्तविकता ये है कि हमें अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा करके उसे उतारने की कोशिश करनी होगी। जैसा कि सर भी हमेशा बोलते रहते हैं और मैं इस बात को प्रैक्टिकली महसूस करता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म के जो मोटिवेशन है वो किसी काम के नहीं है। वो और होता है कि हम
और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसा मोटिवेशन लेना है जो हमारे अंदर से आए और वो निरंतर चलता रहे, निरंतर चलता रहे। और हमारा जीवन सार्थक तभी होगा जब हम स्वयं सफल हो और दूसरों को सफल बनाने की कोशिश करें। जैसा कि हम लोग आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बार पे बार बार मैं जिक्र करता हूँ कि आईएएस एक ऐसी जर्नी है सर कि इसमें हम सफल हो असफल हो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन उड़ान के लिए एक पंख जरूर मजबूत हो जाती है कि हम किसी भी क्षेत्र में रहें, लेकिन वो पंख हमेशा हमें उड़ने ऊपर उड़ने के लिए सहायक होगी। तो मेरे तरफ से इतना ही है सर। डॉक्टर प्रवीण सर के तरफ हम चलेंगे। सर आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोलें। बहुत अच्छा दीपक, तुमने मेरे ख्याल से इस बात को, आप सभी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है। एक दो चीजों को, एक चीज मैं, दो चीज रादर बोलना चाहूंगा। नंबर एक, हमारे जीवन में चाहे हम 22 प्रतिज्ञाओं की बात करें या किसी भी प्रकार की ऐसी प्रतिज्ञाओं की बात करें, तो हमारे सामने दो तरीके के विचार हमेशा रहते हैं। नकारात्मक विचार जो नेगेटिवली फ्रेज्ड हो, जिसमें किसी चीज को करने पर रोक हो, और सकारात्मक विचार जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हमें ये काम करना है। हमारे लिए हमेशा नकारात्मक विचार ज्यादा आसान हो जाते हैं जब हम ये बोलते हैं कि भाई ये गलत है वो गलत है। परंतु जो सकारात्मक विचार हैं, क्योंकि सकारात्मक विचार हम पर प्रश्न खड़े करते हैं, हमारे खुद के भीतर बदलाव की बात करते हैं। तो हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम सकारात्मक विचारों की ओर चलें। हमारे लिए, दीपक ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे लिए कोई जाति धर्म कोई महत्व नहीं रखता। हम किसी जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते, और कोई किसी भी जाति का हो, हम उसके प्रति बराबर प्रेम और करुणा रखें, चाहे वो किसी भी प्रकार की जाति धर्म से हो। पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो एक इंसान है, इस कुदरत का बनाया हुआ ह्यूमन बीइंग है। तो हमें ऐसे भी विचार उसके प्रति नहीं रखने जो हिंसा से भरे हों किसी के भी प्रति। तो एक बात मैं ये जरूर आप लोगों को सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत बार हम विरोध करने के चक्कर में, क्योंकि हम किसी दूसरे के विरोध, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजों से का सामना करते हैं, पीड़ित होते हैं, तो उस पीड़ा से विरोध जन्म लेता है, उस पीड़ा से नकारात्मकता जन्म लेती है। उस पीड़ा से जो नकारात्मकता जन्म ले रही है उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। जो पीड़ा है ठीक है, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जो दुख है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उस दुख के निवारण का मार्ग, उस पर चलने का काम करना चाहिए, बजाय हम अपनी नकारात्मकता पर काम करें। तो मैं बस यही बात बोलना चाहूंगा। और जहां तक ये मास वाला प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि यदि आप लोग मुझे थोड़ा समय देंगे तो अगली किसी मीटिंग में हम इस पर बहुत डिटेल में, क्योंकि एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है, बहुत ही गूढ़ सवाल है, मुश्किल सवाल है, और सभी के सामने खड़ा रहता है। तो मैं चाहूंगा कि मैं इस पर और समय लेकर और बेहतर तैयारी के साथ, कुछ प्रेजेंटेशन के साथ आप सबके समक्ष ये विषय रखूं। जी सर जरूर, इसकी क्योंकि ये अनुमति आप लोग मुझे दीजिएगा। सर, क्योंकि मैं स्वयं शाकाहारी हूं और ये मेरे सामने बार बार प्रश्न उठता है कि आप शाकाहारी क्यों हो। तो मैं सच में इसका पूरी तरह जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मैं बायोलॉजी से पढ़ा हूं, ये तो साइंस मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक उस स्तर पे मैं जवाब नहीं दे पाता कि सामने वाले को मैं संतुष्ट कर पाऊं कि एग्जैक्ट मैं इसी वजह से शाकाहारी हूँ। मैं कोशिश करूंगा। वैसे मतलब शाकाहारी होना या ना होना ये एक व्यक्तिगत वो है, परंतु बाबा साहब के इस पर क्या विचार थे, मैं इस पर जरूर अपनी इस बात को रखना चाहूंगा। भीम सर जी, हम लोग जी समापन की तरफ हैं। हम चाहते हैं कि आप ही से समापन हो, आपके शब्दों से। भीम सर सर थैंक यू, आपने इस लायक समझा। बाकी मैं एक बात बोलना चाहूंगा साथियों,
सभी का खाना अपना अपना होता है। जिन कंट्रियों में जिनका खाना ही मांसाहार है, क्या वो तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को नहीं अपना सकते क्या? वो बिल्कुल अपना सकते हैं। सबका भोजन अपना अपना होता है। बाकी इस पे तो सर बहुत डिटेल में समझाएंगे हम लोगों को। तो आप सभी साथियों ने संवाद को सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। साथियों, इस संवाद को चलाने की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है, और सिर्फ संवाद नहीं चलाना बल्कि हमें अपने महापुरुषों का की विचारधारा का अध्ययन भी करके हमें यहाँ बैठना चाहिए कि हम जो हमारे हमने सुना है हम उस बात को ना बोलें, जो हमारे दिमाग में आ गया बस उसको ना बोलें, बल्कि हम अपने महापुरुषों की सही विचारधारा को यहाँ पर लाने की कोशिश करें। इस कारवां में मैं अपना योगदान बताना चाहूंगा। साथियों, मैं अभी बाबा साहब का 10वां जो खंड है 22 वॉल्यूम्स में से उसका है नाम है अस्पृश्य का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, पूना पैक्ट, जिसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ। और जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैं अपने शब्दों में एक बुक कुछ महीनों में आप लोगों के बीच में ला सकूं। तो आप सभी अपने महापुरुषों की विचारधारा का अध्ययन करें और वो यहाँ पर लाने की कोशिश करें, और अपने साथियों को, अपने सही विचार के लोगों को यहाँ जोड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि इस संवाद को चलाने की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय सर। हमारा जय समय नमो हो चुका है सर, तो हम लोग समापन कर सकते हैं। आई थिंक। हेलो, सबको पुनः एक बार जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोग का आज का सशक्तिकरण संवाद यहाँ पे समाप्त होता है, और अगले रविवार को हम पुनः 8 बजे से अपना सशक्तिकरण संवाद को प्रारंभ करेंगे। सबको धन्यवाद और जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर। जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। उमेश, बोलिए। उमेश, हाँ बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है आपका आवाज। आप कुछ अरे यार, बोलना चाहे? बोलना चाह रहे थे, हमको कोई रिक्वेस्ट नहीं किया यार। कोई बात नहीं, अगले अगले संडे में आपको मौका मिलेगा, ठीक है? ये कह रहे थे ना अगले संडे में तैयार। हाँ, कि कौन कौन अनुच्छेद में लिखा है कि हम कोई धर्म में, मतलब कोई धर्म परिवर्तन कर सकते हैं अपना इच्छा अनुसार। हेलो। हाँ, कह रहे हैं कि कौन 25 अनुच्छेद 25 में। हाँ हाँ, बता रहे साहब। 25 से 28 अनुच्छेद है, उनको पढ़िए, आपको पता चल जाएगा ना। अच्छा, ठीक तो अगले संडे को आपको मौका मिलेगा, आप तैयार करके आइए ना। ठीक है, ठीक। हेलो। हेलो, दीपक जी है क्या? हॅलो. कमी पडत असल्याचं चित्र समोर येतं. हेलो, आपका आवाज ब्रेक हो रही है।
हेलो। हाँ, आपका आवाज ब्रेक हो रही है मैडम। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आ रही है, हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए हाँ बोलिए, जी। आ रही है। हाँ बोलिए। ओके। जय भीम सर। जय भीम। आप क्या दीपा स्टूडेंट है कि अलग से आए हैं फिर? स्टूडेंट है सर। अच्छा, तैयारी हो रहा है और जॉब बढ़िया? पे भी है। हाँ। हाँ? और जॉब पे भी है सर। हम इंस्पेक्टर है सेंट्रल जीएसटी और कस्टम में। अच्छा, धन्यवाद गुजरात में मैडम। पोस्टेड है। गुजरात में? हाँ, दमन वापी। अच्छा अच्छा, बधाई हो मैडम आपको, जो आप जॉब में हैं। अभी हम लोग तो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुत सारे बच्चों को मतलब गाइडेंस दे रही हूँ अभी, ताकि अच्छा, उनका सिलेक्शन हो जाए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैडम आप। हाँ इसी सर, तरह आप क्योंकि जॉब की समाज कितनी की। जरूरत है। क्योंकि सिर्फ हाँ हाँ, यूपीएससी पे डिपेंड नहीं रह सकते ना बच्चे। नहीं नहीं नहीं, बाकी यूपीएससी की तो भी। बहुत हाँ, बहुत। बाकी हाँ की भी एग्जाम देके फिर क्योंकि प्लान भी रखना पड़ता है। ये कितने मतलब हाँ साइकिल है ये। एक साल में एक ही एग्जाम होती है, नहीं हुआ और मेंस के पहले डिक्लेयर नहीं होती मार्क, तो हमें पता नहीं रहता कि हमारा फाइनल में होगा क्या नहीं लिस्ट में। हाँ मैडम, ये तो बड़ा बहुत बड़ा जर्नी है थोड़ा सा। हाँ, जी, लगता है। हमने 3 इंटरव्यू दे चुके हैं और एक बार इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। अब हम्म। मैडम आप बोला कीजिए ना, सशक्तिकरण बोलिए आप अगले संडे को फिर। आपसे लोगों में हाँ एनर्जी जी सर। मिलेगी ना। हाँ। लोगों में एक एनर्जी मिलेगा अगर आप बोलते हैं तो। आप बोलिए, मैं यहाँ से अटैच हूँ, एक आप जी। एक पोस्टेड पे हूँ। और लोगों को जो हाँ। पढ़ाते हैं आप, जो अटैच करते हैं मैडम, आप समाज के बारे में भी बताएंगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा समाज बहुत पीछे है मैडम। ठीक है मैडम। समाज में क्या है कि ये नहीं बोल सकते कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। एक्चुअली जो मतलब सिलेक्टेड है ना, वो जॉब हम्म, लगने के बाद भूल जाते हैं। तभी प्रवीण कुमार सर नहीं हो सकते। और सही बोल। मतलब बहुत कम लोग रहते हैं कि मतलब सब सेल्फ सेंटर हो जाते, 80% सेल्फ सेंटर हो जाते, 20% आप जैसे लोग रहते हैं। हाँ मैडम, उनको। आपने सही बोला। हमारे हाँ, हमारे उनको बगल में मतलब देखो, आप अभी भी मैं मतलब इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भी मदद करती हूँ जिनको जरूरत होती है। और हम्म। किसी को मतलब क्लास लगाने की ये नहीं है तो उनको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करती हूँ। मतलब मैं खुद भी कर रही हूँ ना। अच्छा अच्छा। तो मैंने जितेंद्र को दिया है, अखिल को दिया है। अखिल ने भी और 3-4 लोगों को मुझे पूछ के बोला कि मैडम उनको दूं क्या, नॉर्थ ईस्टर्न में वो बच्चे। मैंने बोला दे दो। क्या है, हम्म, किसका भी हो जाए, ये जरूरी नहीं है कि हमारा ही हो जाए। बहुत सारे मतलब लोगों को ये रहता है ना कि मतलब हमारा ही हो जाए, बाकी दूसरों का नहीं, छुपाते हैं या मतलब मतलब बताते नहीं है, चुपचाप क्लास लगाते हैं, फिर भी उनका नहीं हो पाता। फिर सही वो बोल। मतलब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फिर इधर उधर देखना। उनको लगता है क्या है, प्राइवेट क्लास लगाया हो गया हमारा सिलेक्शन। हम्म। तो ये आप। लोगों में टेंडेंसी है ना, सेल्फ सेंटर की बहुत है। हाँ हाँ हाँ, ये तो है मैडम, देखने को बहुत मिलता है समाज में। आप जॉब पे पहुंचेंगे, पूरा पिछली परिस्थिति है जो जिससे आप गुजर हैं, पूरा भूल जाएंगे कि हम क्या थे। अब हाँ। जिसके अब जिसके बदौलत हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम उसी को गुण जी। नहीं गा रहे हैं, है ना। देखना हाँ। चाहिए, हमारे हमारे यहाँ पीने का अधिकार नहीं था, जहाँ सबके जानवरों वहाँ पानी पी रहे थे। अब हम लोग उस अच्छा। तालाब में पी सकते थे। ऐसे ऐसी हम्म, स्थितियां आई हैं बाबा साहब के सामने। हाँ। पोस्ट की क्या नाम बताए मैडम आप? इंस्पेक्टर है सर। हम अभी सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे, क्योंकि हम 14 में ज्वाइंट हुए थे। अभी वो अच्छा। जीएसटी लागू हुआ तो वो रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है। जी हमारा जी। ट्रेनिंग भी सक्सेसफुल हो गया सुपरिटेंडेंट का। अच्छा अभी मतलब साइड बाय साइड दोनों एग्जाम दे रहे हैं। हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, नासिक के नजदीक शिरडी, पता है ना आपको? तो हाँ हाँ, शिरडी और पता। शनि शिंगणापुर, तो जाते समय संगमनेर लगता है, तो हमारा गांव संगमनेर है, अच्छा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। और हम पोस्टिंग हमारा गुजरात में है। गुजरात में, हाँ हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जी। पीडीएफ कोचिंग कराती हैं क्या आप लड़कों को? नहीं, अपना मतलब कुछ सब्जेक्ट्स लेती हूँ। मैं हाँ कोचिंग कराती नहीं हूँ, क्योंकि इतना हाँ। टाइम अभी नहीं मिल पाता ना मुझे।
खुद का भी करना है। हमारा जो अपना दीप का ग्रुप 7 है ना, तो हाँ हम उसमें लेते हैं। हाँ अच्छा, दीप के ग्रुप 7 में आप हैं? जी जी, जितेंद्र है, मैं हूँ, विजयपाल, हाँ जसवंत, प्रियंका, हिना, फिर महिमा और हाँ स्टैकी मांड्या। 7 में हम थे, 7 में हम थे, लेकिन 7 किसी कारणवश पूरा इंग्लिश मीडियम था, और इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम ज्यादा लड़के उसमें नहीं गर्ल्स नहीं, और ऐसा नहीं है, हम हिंदी में बात करते, इंग्लिश में शायद मैं और एक जन ही है। हम्म। 7 अभी क्या है, ग्रुप आज में से थे। वो बैजूस का हिंदी का भी मैंने भेज दिया है जितेंद्र को, ताकि आपके करंट अफेयर्स अच्छे हो जाए। मैंने कल क्वेरी किया था, तो उन्होंने आज से लॉन्च किया है यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं बैजूस की सब्सक्राइबर थी ना, तो मैंने बोला कि बहुत सारे हाँ बच्चे हिंदी से है और उनको हिंदी मीडियम का प्रॉब्लम यही रहता है, मटेरियल अवेलेबल नहीं रहता, तो मैंने बस उनको बस बोला है। हाँ तो इसी की उन्होंने वजह से हमारा यूट्यूब ग्रुप चैनल शुरू कर दिया है उनका, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको भी भेज देती हूँ। आप मुझे हाई कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जितेंद्र से नंबर ले लीजिए, मैं और अभी। जितेंद्र को भी मैंने शेयर किया है, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। मैंने उनको मैसेज कर दिया है कि ये, क्योंकि बैजूस का है ना, मतलब अच्छा रहता है सभी, मतलब क्या बायजूस से है, मैडम हम जब दो नोएडा में तीन। थे, हाँ नोएडा नोएडा में जब गाजियाबाद में दीप सेंटर में हम गए थे, लगभग हम 2.5-3 महीना रहे, तो हम बायजूस हाँ हमने दिया था, स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आया था ना, वो टेस्ट के लिए। हाँ हाँ, अभी भी आया है ना, वो हर साल आता है 2 बार। हाँ तो हमने निकाल लिया था, फिर भी मांग रहा था 80,000 लगभग मांग रहा था, तो हम मना कर दिया, सर हमारे नहीं, पास उनको नहीं। बोलेगा ना डिस्काउंट दो, ऐसे बोलने का किसी को। उसने 34,000 36,000 में भी दिया हुआ है। तो 1 लाख प्लस था उस समय, तो हमारा डिस्काउंट करके स्कॉलरशिप माइनस करके टेस्ट में हमारा रैंक आया था, लगभग 75% बोल रहे थे, 75% आपका डिस्काउंट किया जा रहा है, फिर भी 70-80 हजार ऐसे बता रहे थे, तो हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम छोड़ दिए। हाँ जाने दो। देखिए, हाँ इसमें क्या फिर है, भी। कंटिन्यूटी अगर रहेगी ना आपकी, कंटिन्यूटी हम्म। फ्लो में रहोगे ना, मतलब एक बार नहीं हुआ तो छोड़ नहीं देने का, कंटिन्यूटी करते रहने का। तो हाँ क्या है, और साइड बाय साइड अगर मतलब आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है, जॉब की जरूरत है, घर की हालत खराब है, खस्ता हालत है, तो जॉब करके भी कर सकते हो, अभी सब ऑनलाइन मिलता है। और जॉब करके हाँ करोगे तो आप मतलब आपको जो चाहिए वो आप मंगवा भी सकते हो ना, हाँ मतलब बुक। ले भी सकते हो। हाँ, वो आपकी फायदा रहेगा, रात में पढ़ लो, 2-2 घंटे हम्म। 3-3 घंटे भी दिए तो बहुत है। हाँ मैडम, बस इस वर्ष से हम भी लगे हैं ना, ग्रामीण इलाका से थोड़ा सा बिलोंग करते हैं, इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, फिर भी अभी टेस्ट दे रहे हैं तो सही जा रहा है। अभी जो सर का हम्म। टेस्ट चल रहा है, पॉलिटी का चल रहा है। हाँ हाँ, इसका पॉलिटिक्स मार्क्स खत्म नहीं हो, आया ना अभी तक। इस सेकेंड वाला मार्क्स नहीं आया, फर्स्ट वाला मार्क्स आ गया, फर्स्ट में तो थोड़ा सा हो गया था, सब टच किए, सब पढ़ा हुआ होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, ये सही होगा ये सही हुआ, सब सही लगता है उसमें। अच्छा ठीक है। और ग्रुप 7 इंग्लिश मीडियम के ज्यादा संख्या था, इसलिए हम लोग का ग्रुप 7 टूट गया। फिलहाल ग्रुप 11 में सोनाली लोग हैं और रानी लोग हैं, वो ये मैं सब। इंग्लिश मीडियम में मैं ही लेती हूँ। नहीं, रानी रानी ने छोड़ दिया है। हाँ, रानी नहीं, नहीं है, रानी। अभी सोनाली है। हाँ सोनाली, रानी भी है ग्रुप 11 में। सोनाली हाँ, दयाल वो जो नीट, 11 में गई ना। हाँ 11 में जो नीट वाले को पढ़ा रहे हैं, अच्छा, नीट वालों को पढ़ाती है ना केमिस्ट्री। वो तो सोनाली है ना। हाँ तो सोनाली दयाल, हाँ, सोनाली रानी दयाल नहीं, रानी कुमारी अलग है। एक रानी और है मैडम, अब एक रानी और है जो हमारे ग्रुप में है, और प्रदीप कुमार जो है, और कुमार आदित्य पाल जो है, ये सब 11 में है, हाँ, और अच्छे हैं, उन लोग प्रिपरेशन सही चल रहा है। मैडम आप नंबर बोलिएगा थोड़ा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 हाँ 233 233 72725 72 72 5। 72 72 5। ठीक है मैडम, अगले ये संडे को व्हाट्सएप आप। नंबर है, ये जी जी। व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग का नंबर है मेरा 87 87 88 88 47 47 4884। 4884। ठीक है मैडम, जी, अभी कुछ हम हाई वो लिख के आप कौन भेजते से हैं। ग्रुप में हो, 11 में हो या कौन से? अभी तो फिलहाल 11 में हूँ। 11 में हो, ओके। हाँ 11 में। आप हिंदी मटेरियल थोड़ा सा हमको नहीं मिल पा रहा है ना, अभी दृष्टि का फॉलो ऐसे कर रहा हूँ, बुक हो गया है कुछ देखता है, लेकिन भेजिएगा आप जी जी, थोड़ा। ठीक है ठीक है।
नहीं नहीं लगता है, थोड़ा सा बुक से भी। जी जी। ओके मैडम। हम्म, बाय मैडम।